नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से विद्यार्थियों की एक मांग हो रही थी कि नेट पेपर 2019 का है, वो आप यूट्यूब पे डालें। तो आज आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जो 2019 में नेट का जो पेपर हुआ था वो अपलोड कर रहे हैं। उसका प्रत्येक प्रश्न का अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे, पूरी व्याख्या करते हुए। जो नेट 2020 के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखें। प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से अपन को अटेम्प्ट करने हैं, किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करना है, वो सारी बातें की अपन चर्चा करेंगे। इसमें हर तरीके के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो देखिए, यूजीसी नेट JRF परीक्षा 2019 हिंदी साहित्य, पहले प्रश्न का अध्ययन करेंगे अपन। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम क्या है। ये क्रम वाइज वाले कम से कम 4 या 5 प्रश्न आएंगे, इसलिए इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो ध्यान में रखें। दूसरी बात, जो लेखक या कवि हैं उनका जन्म काल भी ध्यान रखें। तो देखो, पहला ऑप्शन है मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। दूसरे में भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस, टेराकोटा। गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। फिर टेराकोटा, गर्म राख, मानस का हंस और भूले बिसरे चित्र। इसका सही जो ऑप्शन है वो है, देखिए 3 नंबर। से जो ऑप्शन है वो सही है। देखो, गर्म राख जो प्रकाश उपन्यास है वो 1957 में प्रकाशित हुआ। भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है वो 1959 में प्रकाशित हुआ। टेराकोटा जो उपन्यास है वो 1971 में प्रकाशित हुआ। और मानस का जो हंस उपन्यास है वो 1972 में प्रकाशित हुआ। तो सही उत्तर क्या हुआ, 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो गया। अब देखो, गर्मराख उपेंद्रनाथ अस का है, भूले बिसरे चित्र भगवती शरण वर्मा का है, टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। आशा करता हूँ पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी आपको। गर्मराख 1957 में, भूले बिसरे चित्र 1959 में, टेराकोटा 71 में और मानस का हंस 72 में। अब दूसरा भी वही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो संस्मरण कृतियां हैं उनका सही क्रम क्या है। तो देखो, स्मृतिकण, लीक ए लीक, वन तुलसी की गंध, हम हसमत, स्मृतिकण, लीक ए लीक, वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, लीक ए लीक, स्मृतिकण, हम हसमत। अब स्मृतिकण, हम हसमत, लीक ए लीक और वन तुलसी की गंध। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो मित्रों 4 नंबर ऑप्शन है, वो सही होगा। दे देखो, स्मृतिकण 1959 में प्रकाशित हुआ, हम हसमत 1977 में प्रकाशित हुआ, लीक ए लीक 1980 में प्रकाशित हुआ, वन तुलसी की गंध 1984 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब देखो, स्मृतिकण है सेठ गोविंद दास का, हम हसमत कृष्णा शोभती का, लीक ए लीक भारत भूषण अग्रवाल का, वन तुलसी की गंध ये है फणीश्वरनाथ रेणु का। अब ध्यान में रखिएगा, वन तुलसी की गंध विवेक रॉय का एक निबंध भी है। ये जो विधाएं हैं ना, इनके एक ही नाम से अनेक लेखकों के द्वारा रचना कर दी गई है। किसी में उसको कहानी बना दिया, तो किसी में निबंध, तो किसी में उपन्यास, किसी में नाटक, इस प्रकार से। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र कुमार और माहेश्वरी तिवारी। इनमें से नवगीत विधा से जिनका संबंध नहीं था वो हैं, देखो, गिरधर राठी। गिरधर राठी का संबंध है वो नवगीत विधा से नहीं था। ये समकालीन जो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे गिरधर राठी, और इनके प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह हैं वो देखो, बाहर भीतर, ढाई अक्षर, दिल्ली नामा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गिरधर राठी का। ये प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। जबकि कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी, ये सारे के सारे किस में माने जाएंगे, ये नवगीत विधा से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, पंक्ति याद रखिएगा क्योंकि आप JRF की तैयारी कर रहे हैं। माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते,
कौन कहाँ थे आया। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। अपन अक्सर ऐसी पंक्तियां देखते ही अपना दिमाग कबीर की तरफ दौड़ जाता है। देखो कबीर, नामदेव, रैदास और मलुकदास, जबकि ये जो पंक्तियां हैं वो नामदेव की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है ना। माई न होती बाप न होता, कर्म न होते काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। नामदेव की पंक्तियां हैं। अगला देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन मुँह है चाही को निको, दर्श परस दिन राति करती, काने पियरी पियरी पी को। इन पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन मुँह है चाही को निको, दर्श परस दिन राति करती है, काने पियरे पी को। इन पंक्तियों में शुक्ल का भाव पूछा, यानी शुक्ल ने क्या अभिव्यक्त करना चाहे। निर्गुण भक्ति को, सगुण भक्ति को, ऐसुया भाव को, या फिर दैहिक श्रृंगार को। तो मित्रों इसमें ऐसुया भाव को व्यक्त करने की कोशिश की है। आचार्य शुक्ल ने ऐसुया भाव व्यक्त किया है। इसका मतलब ऐसुया भाव होता क्या है आपको थोड़ा सा बता दूं। ये एक देखो संचारी भाव होता है, और दूसरों में दोष निकालना या फिर दूसरों के सुख को सहन नहीं कर पाना होता है ना, उसको ऐसुया भाव कहा जाता है। जिसमें कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता वह ऐसुया भाव होता है। जैसे मतलब अपने जीवन में एक कुढ़न सी रहती है कि कोई सुखी क्यों रह रहा है, उसके पास ये चीज़ क्यों आ रही है और आ गई है, तो अपने से वो सहन नहीं हो पा रही है, अपन अंदर ही अंदर कूदते जा रहे हैं। तो इसमें इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, ऐसुया भाव कहलाता है। अच्छा प्रश्न है, वाकई जेआरएफ के लायक प्रश्न है। अगला देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन जीव विवर से बाहर हो वित्रब्ध विचरते हैं। बैठे हुए सुखद आतप मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। विश्रब्द विचरते। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ, यानी किस रचना से संबंधित ये पंक्तियां हैं। तो साकेत के चित्रकूट का वर्णन है, या फिर असाध्य वीणा में वन प्रांत का वर्णन है, या फिर रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है, या फिर कामायनी में सारस्वत प्रदेश का वर्णन है। तो ये जो वर्णन है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वनजीव विवर के बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, यह है रश्मि रथी से के परशुराम आश्रम का वर्णन है। इसमें देखिए क्या बताया है। इस पंक्तियों में दिनकर की रची हुई है, रश्मि रथी दिनकर की रचना है, यह कर्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसमें दिनकर है ना, उसके रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग से ली गई ये पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों में परशुराम के आश्रम और उसके आसपास में विहंगम जो दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। आगे बात समझ में, ये रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग से उद्धृत की गई पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में परशुराम के आश्रम और उसके आसपास में विहंगम यानी जो अच्छा जो दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विलक्षण बात तो यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है। यह कथन हजारों बार पूछा गया। आशा करता हूँ सभी को इस कथन का अच्छे से पता होगा। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो आधुनिक गद्य का आविर्भाव नाटक से मानते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य का आविर्भाव नाटक से मानते हैं। इसके उल्टी एक बात बच्चन सिंह ने और कह दी। बच्चन सिंह ने उल्टी बात यह कह दी कि हिंदी साहित्य का अपना दूसरा इतिहास है, उसमें लिखी है बच्चन सिंह ने ये जो कथन है, इसलिए मुझे थोड़ी सी याद आ गई। बच्चन सिंह ने यह कहा कि विलक्षण बात तो तब होती जब, मतलब आधुनिक साहित्य गद्य का परिवर्तन नाटकों से न होता। विलक्षण बात तो तब होती जब आधुनिक गद्य साहित्य का आविर्भाव नाटकों से नहीं होता। अगर नहीं होता शब्द जुड़ेगा तो बच्चन सिंह आएगा, और आधुनिक गद्य साहित्य का परिवर्तन नाटकों से हुआ ये कथन पूछ लिया जाएगा तो आचार्य शुक्ल आएगा। इसलिए इन दोनों कथनों को बड़े ही ढंग से पढ़ना, प्रश्न को सेम ही है दोनों कथन। देखो इसमें इतना ही करेगा अगला कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन नाटकों से न होता तो विलक्षण बात होती, तो आ जाएगा बच्चन सिंह। और आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है, तो यह आचार्य शुक्ल का। बस नहीं जुड़ेगा तो बच्चन सिंह आ जाएगा, और नहीं नया आएगा तो आचार्य शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई बात। अगला देखो,
और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो मित्रों धूमिल की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? धूमिल की पंक्तियां हैं। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां धूमिल की हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन ऐसे प्रश्नों का उत्तर है ना आंख मिच के दे देते हैं और ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। देखो ये कैसे होते हैं, जबकि ये तो गलत नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा घुमाया नहीं है, पर कैसे घूम सकता है ये प्रश्न देखो। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का ये गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया? जबकि यहाँ पर अगला चाहता तो पहले अगर महादेवी वर्मा शब्द दे देता ना निहार की जगह, तो आप 100% 99.99% विद्यार्थी हैं वो यहीं पर टिक कर देते कि ये कथन तो महादेवी वर्मा का। ये तो सबको पता है ये कथन महादेवी वर्मा का है, जबकि उन प्रश्न में पूछा कि ये कथन किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो देखो निहार, रश्मि, निर्जा गीत या संध्या गीत, निर्जा या फिर संध्या गीत। तो ये जो कथन है वो संध्या गीत से लिया गया है। मन्नीर बरी दुख की बदली, अच्छे से याद रखिएगा, मन्नीर बरी दुख की बदली संध्या गीत काव्य संग्रह से लिया गया है। अच्छे से समझ में आया? अब अगला देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों और उसके कथनों को सुमेलित कीजिए। दंडी का है, काव्याम शोभाया कराते धर्मागुणा, यानी मिलान करना इसको। भामह के सामने दिया है शरीरम ताव दृष्टार्थ विच्छिन्न पदावली। वामन के सामने है अनुचित्याद्वैत न्यायात रस भंगस्त कारणम। क्षेमेंद्र के सामने है शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्य पद्य चय विधा। अब इनको मिलान करना अपन को, तो इसमें देखो अपन मिलान करते हैं। दंडी है, पहले दंडी के सामने है। अब दंडी ने क्या परिभाषा दी थी? दंडी ने परिभाषा दी थी शरीरम त्वाम दृष्टार्थ विच्छिन्नम पदावली। तो ए में क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। अब भामह ने क्या परिभाषा दी थी? भामह ने परिभाषा दी थी कि शब्दार्थ सवितो काव्यम गद्य पद्य चय विधा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसके सामने आ जाएगा। अब वामन ने क्या परिभाषा दी थी? काव्य शोभनाम कराता धर्मांगुणा, ये वामन की है। और अनौचित्य, औचित्य शब्द दिखते हैं वहाँ पर क्षेमेंद्र कर देना। तो अब इनको ए में अपन को मिलेगा 2 नंबर ऑप्शन, बी में 4 नंबर ऑप्शन, सी में 1 नंबर और डी में 3 नंबर। तो 4 नंबर ऑप्शन है अपना यहाँ पर, ये सही होगा। मिलान वाले प्रश्न है, ये तो काव्य शास्त्र का था, इसलिए बहुत से विद्यार्थियों को एक्चुअल में क्या इन शब्दों का उच्चारण ही ढंग से नहीं हो पाता। इन चीज़ों को रटना ही पड़ेगा अपन को, ज़्यादा इन चीज़ों में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किसने क्या कहा है। तो इन परिभाषाओं को रट के इस प्रकार से अपन को क्या करना है, ये मिलान करना है। आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, ये हिंदी के बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और हो सकता है अब की बार भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो आशा करता हूँ कि अच्छे से ये भाषाभूषण शब्द आते हैं आपको समझ में आ गए होगा। ये महाराजा जसवंत सिंह का जो ग्रंथ है उसके लिए ये बात कही गई है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। महाराज जसवंत सिंह के। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न 100% गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सभी के साथ दास ही दास लगा रहता है, जैसे सूरदास, हरिदास, दुर्योदास, चतुर्भुदास, नंददास। तो देखो नाभादास, नंदनदास, हरिदास, दुर्योदास। अब अपने इसमें दास दास शब्द पढ़ने को अपने को मिलते हैं तो अपना बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नाभादास जो हैं वो राम भक्ति से संबंधित है, रामाष्टमम इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जबकि कृष्ण भक्ति से संबंधित देखो नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, गद्दाधर भट्ट, श्री भट्ट, व्यास, श्री कृष्ण, ये सारे एक सारे किस में आते हैं? कृष्ण भक्ति में आते हैं। और राम भक्ति में देखो नाभादास है, अग्रदास है, प्राणचंद चौहान है, हरदे राम है, तुलसीदास हैं, ये सारे एक सारे किस में माने जाएंगे? राम भक्ति शाखा में माने जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ना है अपन को,
बहुत ही आराम से प्रश्न अपन पढ़ेंगे और फिर इनका जवाब देंगे ना, तो ये प्रश्न इतने डीपली नहीं है, बस अपन क्या करते हैं परीक्षा में थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दबाव भी रहता है अपने दिमाग पर, तो इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ना, अपन को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे तो प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। अपभ्रंश के जो नमूने, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत का उसके कुछ पीछे तक पोथियों में भी ये चल पड़ी थी। यानी अपभ्रंश की परिभाषा इसमें पूछी है, ये कथन किसका है ये पूछा है। तो ये कथन राहुल सांस्कृत्यायन का या आचार्य शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नामवर सिंह का। तो ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत का उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ये जो कथन है वो आचार्य शुक्ल का है। कभी अपभ्रंश शब्द देख करके आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ न दौड़े, ठीक है। प्रश्न को आराम से पढ़ना आपको। अगला देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तोरी मामिनीते हियो फेरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनाया है कि तोरी मामिनीते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहों से क्या प्रमाणित होता है? यह प्रश्न बड़ा क्रिटिकल है। कई विद्यार्थी तो क्या करते हैं, यहीं पर रसखान स्त्री पर आसक्त थे, उससे आगे बढ़ेंगे तो स्त्री मानवी थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मानमर्दन करना चाहते थे। जबकि इस प्रश्न जो है इसमें यहीं पर अपन को उत्तर नहीं देना है कि ये ऑप्शन अपन को सटीक लगा अपन इसको उत्तर दे दें। नीचे देखो, आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। नीचे अगले ने कह दिया ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, बी सी ई सही है या फिर बी सी डी ई सही है। अब ये बताओ इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, ये पूछा है। तो इसमें दोबारा अच्छे से पढ़ना है अपन को, अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या है। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, सही है। स्त्री मानवी थी और रसखान का अनादर करती थी, सही है। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, बिल्कुल नहीं है। रसखान को इस बात को पता चला कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाना चाहिए, ये बात भी सही है और ये भी सही है। रसखान मोहिनी का मानमर्दन करना चाहते थे, ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा ए बी और डी ये जिस ऑप्शन में आएंगे वही सही होगा, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। इसमें रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, सही है। रसखान स्त्री मानवी थी और रसखान का अनादर करती थी और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर अपन को ध्यान लगाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा पूरा। इस प्रकार प्रश्नों को अपन को बहुत ही समझ के हल करना है। ऐसे जल्दबाजी में यहीं पर मतलब टिक लगा दिया कि ये सही है या फिर अपन को 4 नंबर ऑप्शन सही लगा कि ये सही है, नीचे भी देखना उसके ऑप्शन बनाए हुए मिलेंगे। अब पैटर्न बदल गया आजकल परीक्षा का। अगला देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वही सीधी सी बातें मिलान करने वाला है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। देखो, प्राकृत प्रकाश किसकी है, अपन को तो ये देखना है। प्राकृत प्रकाश वरुचि की है, श्रावकाचार देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है और कुमारपाल प्रतिपद सोमप्रभ सूरी की है। तो अब इसमें अपन को मिलान करना है। तो ए में आ जाएगा 2 नंबर, बी में आ जाएगा 1 नंबर, सी में आ जाएगा 3 नंबर, डी में आ जाएगा 4 नंबर। तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन है वो सही है। प्राकृत प्रकाश वरुचि की, श्रावकाचार देवसेन की, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की, कुमारपाल प्रतिपद सोमप्रभ सूरी की। और ये बात आगे देखो, ये तो बिल्कुल आसान सा, यही सच है। कहानी के कहानीकार कौन है तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, मनु भंडारी की ये आत्मकथा है, ठीक है। यही सच है, मनु भंडारी की क्या है, सॉरी कहानी है, यही सच है। इस पे क्या बना है, रजनीगंधा नामक करके एक हिंदी फिल्म पिक्चर भी बन चुकी है। इनकी आत्मकथा जो है वो आत्मकथ्य नाम करके प्रकाशित हुई थी 2006 या 2007 के आसपास, ठीक है।
यही सचैन की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला देखिए, यह प्रश्न हार्ड है, पाश्चात्य साहित्य से उठाया है अगले ने, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, पेरिप्सूस ये किसकी रचना है? पेरिप्सूस लॉन्जाइन्स की रचना है मित्रों, ठीक है। और द सीक्रेट वुड, द सीक्रेट वुड ये रचना है वो टी.एस. इलियट की रचना है। किसकी है? टी.एस. इलियट की रचना है। और पोएटिक्स, पोएटिक्स अरिस्तु की रचना है। और बायोग्राफी लिटरेचर ये कोलरिज की रचना है। ये किसकी है? कोलरिज की रचना है। नीचे ऑप्शन में आप मिला लीजिएगा। अगला देखिए, सिंहासन से शांत नहीं होता सिंहासन, हिंसानल, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, ये है मतलब कुरुक्षेत्र से, जयद्रथवध से, उन्मुक्त से, या फिर अशोक की चिंता से। ये जो ध्येय वाक्य है वो उन्मुक्त रचना से है, और ये जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त की रचना है कि हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, उन्मुक्त, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, काफी गहरा प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वुड्सवर्थ की नहीं है? यानी वुड्सवर्थ की कौन सी मान्यता इसमें नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, काव्य में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की, और भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। इनमें से वुड्सवर्थ ने कौन सा नहीं दिया? तो वुड्सवर्थ ने भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये बात है, उसको मान्यता वुड्सवर्थ ने नहीं दी है। वुड्सवर्थ का मानना है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह कथन वुड्सवर्थ का नहीं है। विकल्प के अनुसार ये कथन जो है वो है वुड्सवर्थ के कथनों के मतलब विपरीत है। ये बात वुड्सवर्थ ने नहीं की, जबकि तीनों बातें कही थी। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई भी तात्विक भेद नहीं है। ये तीनों बात कही थी, जबकि यह बात इन्होंने नहीं कही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि काव्य में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह बात इन्होंने नहीं कही थी। हाँ नीचे, हाँ ये कर लिया। अगला देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति के स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस होता है। ये कहानी की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अच्छे से पढ़ना है। कहानी इतिवृत्ति तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही कहानी है। तो ये परिभाषा वो जैनेन्द्र के द्वारा दी गई है। आगे बात समझ में है किसी प्रकार की कोई समस्या? ये परिभाषा जैनेन्द्र कुमार के द्वारा दी गई है। अगला देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना की रचनाएं पूछी, यानी आलोचना विधि कौन, आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी लिखी? कालिदास की निरंकुशता या फिर कविता कलाप? कविता कलाप कुमार संभवसार, कुमार संभवसार कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उसकी कविता। तो कालिदास की निरंकुशता तथा कालिदास और उसकी कविता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या है? आलोचनात्मक रचनाएं मानी जाती हैं। कुमार संभवसार महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुदित क्या है? नाटक है। कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संपादन, कविताओं की गई उसका संपादन किया गया है कविता कलाप में, और कुमार संभवसार में नाटक का अनुवाद है। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव गुप्त के संबंध में बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभिनव गुप्त के अनुसार देखो क्या बताया है कि मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। मानव मन में वासना के रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए प्रोजेक्ट व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अगला है, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है वो नहीं है। देखो, साधारणीकरण में मानव मन
में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। जबकि 3 नंबर ऑप्शन है, इसमें है कि साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं के बंधन से छूट जाता है। व्यंजना के संचरण व्यापार से संचारियों का साधारणीकरण होता है। विभावादि का साधारणीकरण भट्टनायक ने माना है। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो अभिनवगुप्त के अनुसार नहीं है। ठीक है, अगला देखो। जन्म कवि प्रकृत्य घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उनके बाहर झांक लेते थे। यह कथन किसके लिए कहा गया? यह कथन वैसे तो देखिए बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में? तो आप ध्यान लगाओगे, जैसे घुमक्कड़ वगैरह वगैरह, मार्क्सवादी, ये शब्द आएंगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि यह कथन किसके लिए कहा गया है। यहाँ पर बच्चन सिंह ने यह कथन वो नागार्जुन के लिए कहा गया है। ठीक है, ऐसे शब्द पकड़ लेना। कवियों के बारे में कुछ सारी चीज़ें देखो याद नहीं होती हैं, कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं वो पकड़ ली जाती हैं, उसके माध्यम से भी अपन उत्तरे निकाल सकते हैं। तो घुमक्कड़ है, मार्क्सवादी है, विचारधारा, ऐसे शब्द आप अगर पकड़ लोगे, बौद्ध धर्म है, तो नागार्जुन का आएगा। ठीक है, परंतु इसके साथ में राहुल संस्कृत इनका अगर नाम टेक दिया जाएगा तो वैसे वो मत कर देना कभी भी। वो भी ऐसे ही थे, घुमक्कड़ी भी थे और बौद्ध धर्म से दर्शन थे, परंतु वो मार्क्सवादी नहीं थे। ठीक है, आगे देखो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्या स्त्री होना पाप है? उपयुक्त समाधि किस कहानी से? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, आकाशदीप कहानी से। ये चंपा का है, बुद्धगुप्त से वो कहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो देखो, महेशराम जियावन, अभिमन्यु अनंत और रामदेव धुरंधर और महात्म सिंह, इनमें से मतलब मॉरिशस का नहीं है, अप्रवासी भारतीय नहीं है ये। अब देखो, महात्म सिंह है ना, ये मॉरिशस का नहीं है, जबकि अभिमन्यु अनंत को तो मॉरिशस का प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। अपन प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ पाते, अपन एग्जाम में क्या करते हैं, निम्न में से कौन मॉरिशस का नहीं है, नहीं शब्द तो छोड़ ही देते हैं, अभिमन्यु अनंत दिखार खड़ाक टिक करते हैं। जबकि मॉरिशस का है ये, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका मतलब महात्म सिंह है वो नहीं है। देखो, प्रवासी लेखक सुनीराम के हैं और महेश राम रियाजन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, हरिनारायण सीता, ठाकुरदत्त पांडे, ये सारे एक सारे लेखक प्रवासी लेखक हैं और जो क्या है कि मॉरिशस में ही रहते हैं। जबकि ये महात्म सिंह है वो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो देखो, ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो अक्सर अपन ये भी ध्यान में रखें कि मंजरी अक्सर शब्द जुड़ा मिल जाएगा तो वो नंददास की होगी, न कि अग्रदास की होगी। तो रूप मंजरी जो रचना है वो नंदनदास की है, अग्रदास की नहीं है। देखो, नंददास की रचनाएं बताता हूँ आपको, 2-4 याद है मुझे, जैसे रूप मंजरी है, रस मंजरी है, मान मंजरी है, विरह मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है, ज्ञान मंजरी है। ये मंजरी शब्द जुड़ते ही है ना, मैं तो दिमाग ये लगाता हूँ कि ये किसकी है, नंदनदास की है। 1-2 रचनाओं को छोड़ करके करीब करीब सारी की सारी किसकी आती हैं, वो नंदनदास की आती हैं। जैसे ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, ये सारी रचनाएं अग्रदास की हैं। ठीक है, अगला देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? अभिनवगुप्त, शंकुक, लोलट या फिर भट्टनायक? तो ये जो है भट्ट लोलट के द्वारा किया गया शब्द है कि तद्रु अनुसंधान, इस शब्द का प्रयोग भट्ट लोलट ने किया था। जबकि रस के लिए चित्ततुंग शब्द का प्रयोग है वो आचार्य शंकुक के द्वारा किया गया। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, अब की बार चित्ततुंग पूछ सकता है, शंकुक का है। तद्रु अनुसंधान है वो भट्ट लोलट का है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जीआरएफ के लायक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तुलसी की विलक्षणता प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या फिर धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो ये जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ध्यान रखिएगा कि तुलसी की विलक्षणता प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिका का एक साथ सफल निर्वहन किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक और या फिर धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ये कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तुलसी के बारे में कहा था। अगला देखिए, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो कथन है वो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ की, या फिर समाज और कर्तव्य से, या फिर कछुआ धर्म, या फिर ताज। तो ये जो कछुआ धर्म चंद्रशमा गुल्लेरी का है निबंध, इससे लिया गया है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ऐसे प्रश्न अक्सर उठा लिए जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक ही है, परंतु अपन को ध्यान होना चाहिए। अपन इनकी रचनाएं रटते रहते हैं, अगले ने रचना पूछी नहीं, यहाँ पर सिर्फ सीधा सीधा पूछ लिया। तो देखो, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है शिवदान सिंह चौहान और नंदुलारे, परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान और नंदुलारे वाजपेयी। तो देखो, शिवदान सिंह चौहान है ये मार्क्सवादी थे, और रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं वो आधुनिक नए बौद्ध के समीक्षक आलोचक हैं। परशुराम चतुर्वेदी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचक हैं। नंदुलारे वाजपेयी हैं स्वच्छंदतावादी छायावादी आलोचक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर अपने लिए क्या होगा? 3 नंबर, शिवदान सिंह चौहान है वो माने जाते हैं, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं थे। अगला देखिए, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होता है। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन किस नाटक की भूमिका से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन किस नाटक से लिया गया है? तो ये जो कथन है वो आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। ये जो कथन है वो आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। ध्यान रखिए, किससे? आषाढ़ का एक दिन नाटक से। इस प्रकार के कथन अच्छे से ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इनको तो रटना ही पड़ेगा। देखो, पुर्तगाली भाषा के शब्दों को याद करने की एक मैंने ट्रिक डाल रखी है। आप अगर प्ले लिस्ट में जाकर के उस ट्रिक को पढ़ेंगे तो पुर्तगाली भाषा के करीब करीब सारे प्रश्न, वो शब्द हैं, वो आ जाएंगे एक ही ट्रिक में। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, 2-4 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आराम से एक प्रश्न अपना सही हो सकता है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा की देखो, जैसे तौलिया है, तांबुल है, बाल्टी है, ऐसे शब्द होते हैं। तुर्की में आते हैं जैसे कैंची, चाकू, चम्मच वगैरह वगैरह। ये अगला देखिए, निम्न में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन की व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को यूं गलत करते हैं। देखो, भोलाराम का जीव एक ही पढ़ा और पढ़ते खड़ाक उत्तर दे दिया कि भोलाराम का जीव भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य कर रही है। अगला ऑप्शन दिया सिक्का बदल गया, फिर जामुन का पेड़, फिर पिता। अगले ने ये ऑप्शन दिए, पर नीचे और ऑप्शन बना दिए, ए और सी है, ABC है, BCD है, फिर ACD है। अब यहाँ पर कौन सा सटीक सही बैठेगा वो करना अपन को। भोलाराम का जीव है वो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य है। जामुन का पेड़ है वो भी भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य है। इसका मतलब A और C दोनों, मतलब 1 नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ये ध्यान में रखना, खटाक से पहला उत्तर पढ़ दे, आपको जवाब नहीं देना है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है हर चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेवाती, मंडियावाली, मारवाड़ी और मेवाड़ी। तो देखो, ये मंडियावाली है ना, ये राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है।
मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, हाड़ौती, तेरावाटी, ये सारी राजस्थान की बोलियां हैं। तो ये मंड्या वाली है वो हिमाचल प्रदेश की बोली मानी जाती है, जैसे बरारी है, क्योथली है, सिरमौरी है, मंड्या वाली है, ये है। तो यहाँ पर ये उत्तर अपना सही हो जाएगा। आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसे माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसे माना है? आशा करता हूँ सभी को अच्छे से पता होगा। आनंदवर्धन ने ध्वनि को, रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रस ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है पूछा जा सकता है, आनंदवर्धन है। भारतीय काव्य शास्त्र में कहा है कि यदि काव्य की आत्मा ध्वनि है तो ध्वनि की आत्मा रस है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अगला देखो, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगरसी और गुंजलिका में कौरव वश को लपेट कर सूखी लकड़ी का सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? अंधा युग नाटक में उपयुक्त कथन है वो किसका है? मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगरसी, गुंजलिका में कौरववश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़े डालेगी। अब ये कथन है अंधा युग नाटक में किसका है, ये पूछा अपन को। तो ये भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का या फिर विदुर का? तो ये जो कथन है वो विदुर का है अंधा युग नाटक में। अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उक्त कथन किस आलोचक का है? ये कथन है वो किस आलोचक का है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन दत्त की एक बंगला काव्य है मेघनाथ वध, जिसका मिथिल सेनगुप्त ने अनुवाद भी किया है, उनको माना गया है। माइकल मधुसूदन दत्त की कविताओं का अनुवाद है वो मिथिल सेनगुप्त ने मधुप उपनाम से किया था। ये कथन यहाँ पर अपन को पूछा है, तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि भारतीय पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन दत्त की बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 में प्रकाशित हुई, उसको माना गया है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? कि नुक्कड़ नाटकों में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है, ये पूछना चाह रहे। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, और व्यक्ति के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इसमें नुक्कड़ नाटकों में से जो विशेषता नहीं है वो है कला के लिए कला, ये सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक, थोड़ा सा बता दूं आपको कि नुक्कड़ नाटक किसी घटना या समस्या के प्रति जागरूक एवं चेतनता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्थलों या नुक्कड़ यानी मतलब मोड़ को बोलते हैं, जहाँ पर आदमी आते जाते रहते हैं उसको, या मतलब कोई चौराहा वगैरह होता है ना जहाँ पर मोड़ होती है उसको बोलते हैं। उन स्थानों पर ये नाटक हैं वो खेले जाते हैं। इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है। इस कला का उपयोग जीवन के उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए भी किया जाता है। ब्रेख्त ने महाकाव्य रंगमंच एपिक थिएटर की नींव भी रखी थी। इसका सिद्धांत दर्शकों की तर्क क्षमता को उत्तेजित करना ही मुख्य माना जाता है। तो कला के लिए कला इसमें नहीं होता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में क्या कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो देखो, वही पीछे जो आया था रसखान वाला, अब की बार रहीम वाला आ गया। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ठीक है, एक बात सही है इसमें। दूसरी, हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी में थे, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी प्रश्न सोल्व करना, पहली बात सही लगे टिक लगा दो, दूसरी बात गलत लगी गलत कर दो। उसकी दानशीलता यानी रहीम की दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा रूप में मिलती है, सही बात है। और चौथी, उनकी सभा में विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, सही है। पांचवा है, इनसे कोई भी कुछ मांगने के लिए आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता, ये गलत बात है, अनुभव तो होता था। तो देखो, ए और दूसरा से और तीसरा दे, तो इसमें अपन को देखना है ए सी डी ऑप्शन में कहाँ पर है, ए बी सी डी, ए सी डी ई, ए बी डी, ए सी डी। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर जाते हुए ये सही होगा। इसमें कहने का मतलब है कि जो रहीम है वो संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। दूसरी बात, वो उनकी दानशीलता हृदय की सच्चे प्रेरणा में यहाँ पर थी, प्रेरणा थी। और उनकी सभा हमेशा किससे, विद्वानों वगैरह से, कवियों से
भरी रहती थी। तो ए एस है और द ऑप्शन सही होगा, मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ऐसे आराम से करना है। सुजान की उपेक्षा से वैराग्य यानी वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में रीतिकाल के कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, वो निम्बार्क संप्रदाय के क्या हो गए थे? वैष्णव हो गए थे। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय वैसे जानते होंगे आप लोग। और घनानंद के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखो, ये जो घनानंद थे, ये मोहम्मद शाह रंगीलिया बादशाह था, उसके दरबार में रहते थे। तो बादशाह के कहने पर, यानी गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही वह क्या हुआ? बेअदबी पर, बेअदबी का मतलब उन्होंने बादशाह की तरफ तो क्या कर लिया? पीठ कर ली, और सुजान की तरफ चेहरा करके गाना गाया। तो ये बेअदबी मानी मोहम्मद शाह रंगीलिया ने, उसे शहर से निकल जाने के लिए आदेश दे दिया था घनानंद को। जब वो चले गए तब सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर वह नहीं गई। इससे उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया सुजान के प्रति, और वह वृंदावन जाकर के निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। वहाँ पर पूर्ण व्यक्त भाव से रहने लग गए थे। वैसे अगर कवि परिचय में अगर जाके पढ़ोगे तो घनानंद का कवि परिचय अपना एक फोल्डर है प्लेलिस्ट में, उनमें से आप पढ़िएगा, आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करें। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करें। तो काव्य प्रकाश, इसके सामने देव दिख रखा है। रसराज भिखारीदास, रसविलास रसलीन, रस सारांश चिंतामणि। तो देखो, काव्य प्रकाश किसकी है? चिंतामणि की है। फिर रसराज मतीराम की है, रसविलास ये देव की है, और रस सारांश भिखारीदास की है। तो देखो, ए में 4, बी में 5, सी में 1 और डी में, इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन है अपना सही है। मिलान वाले प्रश्न तो अगर आपको 2 भी ऑप्शन सही मिलेंगे ना तो भी आप कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सखी पिया जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उक्त पंक्तियां किस कवि की? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अगला देखिए, अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उक्त पंक्तियों में क्या आशय है? कि दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं कामायनी से ली गई हैं, से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच में विश्वास खंडित हो गया, या फिर ईड़ा और मनु में हठधर्मिता बढ़ गई, या फिर देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, या फिर अकुली और किलात, ये असुरी शक्तियां हैं अकुली किरात कामायनी में, इनका मनुष्य यज्ञ के लिए दुर्निवार हट हो रहा था। इसमें क्या कहा? इसमें देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो दोनों कौन? देव और दानव, दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। अगला देखिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी के नासूर। खुसरो की पंक्तियों का मतलब क्या होता है? खुसरो की पंक्तियां है ना, उनको भी याद रखना, उनके अक्सर भावार्थ पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है, देखो, कुआं। इसका मतलब क्या होता है? कुआं होता है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी के नासूर, कुआं। अगला देखिए, आचार्य भट्ट ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य भट्ट ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 8, 9, 5 या फिर 10। तो कितनी मानी है? भट्ट ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। ठीक है, अगला देखिए, मैंने आपको बताया पीछे रचनाएं आई थी, अब कवियों का क्रम पूछ लिया। अच्छे से याद रखना इन सभी का जन्म काल की दृष्टि से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, जायसी, सूर, तुलसी। अब इनमें देख लें। सबसे पहले सूर का जन्म 1478 में हुआ था, पहले ऑप्शन में देखते हैं अपन। जायसी है, इनका जन्म 1492 में हुआ था। तुलसीदास है, इनका जन्म 1532 में हुआ था। और रहीम है, इनका जन्म 1556 में हुआ था। तो ये देख लो, सूरदास पहले आएगा, फिर जायसी आएगा, फिर तुलसी आएगा, फिर रहीम। ये रहा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों,
हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये गीता प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया प्रसाद के। अगला देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को कथा स्रोतों की दृष्टि से सम्मिलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से प्रश्न आएगा, पक्का प्रश्न आएगा, कैसे भी पूछ लीजिए। इसमें तो सारे के सारे उपन्यास दे दिए और सारी के सारी का मिलान करना वगैरह दे दिया, या फिर एक उपन्यास दे करके उसकी कथा वस्तु भी पूछ सकता है। तो अपन सभी चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो, एनामदास का पोथा है, वो किससे संबंधित है? एनामदास का पोथा है वो किससे संबंधित है? वो है 12वीं-13वीं शताब्दी का है। एनामदास का पोथा 12वीं। अब पुनर्वा जो उपन्यास है वो पहली और दूसरी शताब्दी से संबंधित है। और बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है वो उपनिषद से संबंधित है। और चारूचंद्र लेख जो उपन्यास है वो चौथी शताब्दी से संबंधित है। इस प्रकार से इनको मिलान करने वाले प्रश्न है कि एनामदास का पोथा है उसमें कहाँ की कहानी है? एनामदास का पोथा में उपनिषद काल की कहानी है। एनामदास का पोथा में किसके? उपनिषद युग के परिवेश की एक जीवन पद्धति का चित्रण है। अब दूसरा पुनर्वा। पुनर्वा देखो चौथी शताब्दी से संबंधित है, वर्ण व्यवस्था और नारी का चित्रण किया गया है। तीसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो छठी शताब्दी से संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है, हर्षकालीन सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का चित्रण है। हर्षकालीन पूछ सकता है किस उपन्यास में? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। चारूचंद्र लेख उपन्यास है, इसमें किसका चित्रण किया गया है? चारूचंद्र लेख उपन्यास है उसमें 12वीं-13वीं शताब्दी का वर्णन है चारूचंद्र लेख में। तो सतवाहन के समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से मिलान वाले ये प्रश्न है वो ध्यान में रखिएगा। एनामदास का पोथा उपनिषद काल कर देना अपन को। और पुनर्वा है, पुनर्वा में अपन को चौथी शताब्दी है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है वो छठी शताब्दी संबंधित है। चारूचंद्र लेख है वो उपनिषद से संबंधित है। 12वीं-13वीं सॉरी, चारूचंद्र लेख वो किससे? 12वीं-13वीं शताब्दी संबंधित है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है अपन को। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए में 4 आ जाएगा और पुनर्वा में 5 नंबर आ जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा में छठी शताब्दी आ जाएगा। चारूचंद्र लेख में 13वीं शताब्दी आ जाएगा, 12वीं-13वीं शताब्दी। अगला देखिए, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। शुक्ल का यह कथन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकरण से लिया गया है? तो ये जो कथन है वो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के चौथे प्रकरण से लिया है। किस प्रकरण से लिया है? चौथे प्रकरण से इस कथन को लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? तो देखो, रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्र अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन या भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें जो है वो बी और सी जो ऑप्शन है वो सही होगा अपना। 3 नंबर बी और सी, यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो उत्तर छायावाद से संबंधित है। जबकि उत्तर छायावाद जो है ना वो प्रगतिवाद से पहले की विचारधारा थी उसको बोलते थे, उनसे संबंधित हैं। समकालीन धारा के हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। जबकि रामनरेश त्रिपाठी हैं वो छायावाद से पहले वाली पीढ़ी, छायावाद से पूर्व के युग के कवि माने जाते हैं। और भारत भूषण अग्रवाल हैं वो प्रयोगवाद से या फिर नई कविता से संबंध रखते हैं। इसलिए ध्यान रखना ये दोनों कवि हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों ही कवि उत्तर छायावाद के कवि माने जाते हैं, जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी आती है, दिनकर भी आते हैं, ये सारे कवि उसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, गोदान से उठाया गया है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे एक गाय समझ रखा था, मैं
प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ पर जरा भी स्थान नहीं है। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उक्त कथन गोदान उपन्यास में किस पात्र का है? ये जो कथन है वो गोदान उपन्यास में, ध्यान रखना, मालती का कथन है। किसका कथन है? ये कथन मालती का है। गोदान में बहुत से कथन है, मैंने एक वीडियो डाल भी रखा है, वो आप देखिएगा। गोदान उपन्यास के पात्रों के मुख्य कथन, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शीलिया जो है उसका एक कथन है, बहुत प्रसिद्ध है, कि यहाँ निर्दय कौन नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। यह कथन शीलिया का है। अब आई बात सोना की। सोना का जो कथन है वो तू समझती है, अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, मोटे नहीं होते हैं, मोटे होते हैं घास पात खाने से। यह कथन किसका है? सोना का है। गोविंदी, जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की ही न बना सके, वह कोई स्त्री नहीं है। ये कथन किसका है? गोविंदी का है। ये 4 कथन मैंने बता दिए। प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर रहूंगी, यह कथन मालती का है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? अच्छा प्रश्न है। जीवनी में कौन सी रचना रोमा रोला की है? बापू है, या फिर बापू की झांकी है, फिर महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हैं, या फिर अकाल पुरुष गांधी है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हैं, 3 नंबर ऑप्शन है, ये कृति है वो रोमा रोला की है। बापू जो रचना है वो घनश्याम दास बिड़ला की है। बापू की झांकियाँ जो रचना है 2 नंबर, वो काका कालेकर की है। और अकाल पुरुष गांधी, ये कई बार पूछी गई, ये जैनेन्द्र की महात्मा गांधी की जीवनी है। ठीक है। तो रोमा रोला की महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये रचना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला देख, यहाँ प्रबंध काव्य की विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आशा करता हूँ कि सभी को पता होगा, ये आचार्य शुक्ल का कथन है। बिहारी सतसई को लेकर के ये कथन लिखा था आचार्य शुक्ल ने। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में पूछे कि कौन सी भाषा, तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? पूछ सकता है, 22 भाषाएं हैं। इनमें ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा है वो पूछा है, तो ये नेपाली है ना, इसको मान्यता मिली हुई है, जबकि कांगड़ी, राजस्थानी, गोडवी इनको नहीं मिली है। ठीक है। नेपाली को मिली है। 22 भाषाएं हैं कुल। 22 भाषाओं की अगर चाहो तो मैं आपको 1 मिनट नाम गिना सकता हूँ। जैसे देखिए, असमिया है, उर्दू है, हिंदी है, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयाली, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और गुजराती, ये भाषाएं हैं। देश आज़ाद हुआ था तब संविधान 14 भाषाओं को ही था मान्यता मिली थी, बाद में औरों को मिल गई। तो कोलरिज की काव्य संबंधित धारणा का मुख्य आधार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार क्या है? तो देखो, साचर्यवादी सिद्धांत है, या फिर जैववादी सिद्धांत है, या फिर यांत्रिकतावादी सिद्धांत है, या फिर आनंदवादी सिद्धांत है। इसका मुख्य आधार है जैववादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? जैववादी सिद्धांत दिया था कोलरिज ने। देखिए, कोलरिज है, उनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज। कोलरिज प्रत्ययवादी थे। उनकी काव्य संबंधी धारणा है जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके लिए काव्य में सभी उपादान जैव रूप में सहवर्ती हैं, यांत्रिक नहीं मानते हैं ये, बल्कि जैववादी सिद्धांत को मानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा उपन्यास राम और काम के द्वंद्व का चित्रण किया गया है? भगवान राम भी है और काम भी है, दोनों चीजें सता रही हैं। किसको सता रही हैं? ये तुलसीदास को सता रहे हैं। मानस का हंस उपन्यास में, अमृतलाल नागर का उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ये राम और काम का द्वंद्व है। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, बहुत अच्छा प्रश्न है। लाला श्रीनिवास दास किन किन विधाओं पर लिखा था? अपन खटाक से ये कर देते हैं, ये नहीं करते, तो कि लाला श्रीनिवास दास का तो परीक्षा गुरु उपन्यास है, ये तो 100% ही सही हो जाएगा। नाटक, उपन्यास, कविता या आलोचना, किस किस पर लेखन किया, ये पूछना चाह रहा है, तो नाटक और उपन्यास 2 ही चीज़ें लिखी थी। ए और बी ऑप्शन जहाँ पर भी मिलेगा वो सही हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। पहला ही ऑप्शन नहीं करना है अपन को, बहुत ध्यान से पेपर करना है। अगला देखो, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई थी? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, या फिर बांस? तो कंपनी की औरत की भी खाई थी, चोर का सामान भी नहीं ले जाऊंगा चोरी का, और बांस भी नहीं भरूंगा। दुल्हन की डोली की कसम है उसने नहीं खाई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, दुल्हन की डोली की। ये तीसरी कसम है, वो मारे गए गुलफाम
नाम से लिखी गई है, इसका दूसरा नाम लिखा था तीसरी कसम। ये तीन तो कसम खाई थी उसने कि कंपनी की औरत को नहीं बैठाऊंगा, चोरी का माल नहीं ले जाऊंगा और ये पास भी नहीं डोंगा, ये दुल्हन की डोली है वो तो मैं उठाऊंगा। इसका सही आंसर है ये हो जाएगा, ये तीन कस्में हैं। ठीक है, अगला देखो, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। गैंग्रीन कहानी में मालती बचपन में कैसी, अपन पहला ऑप्शन पढ़ते ही उत्तर दे देते हैं। वह सरल और शांत लड़की, उद्यत और चंचल लड़की, पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की, चोरी से क्लास में भाग जाने वाली लड़की। इसमें सही ऑप्शन ढूंढना अपन को। वह देखो उद्यत और चंचल लड़की थी, ठीक है, और चोरी से क्लास में भाग जाने वाली लड़की थी। तो बी और डी अपन को दिखेगा, ये ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन, वह उद्यत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भाग जाने वाली लड़की थी। शादी के बाद में वो बिल्कुल क्या हो गई थी, शांत स्वभाव की, सरल स्वभाव की हो गई थी। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी जो उपन्यास है उसकी विभिन्न समीक्षा में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। खंडित बचपन को, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, या बाल मनोविज्ञान, या मुख्य स्त्री पात्र का स्त्रीत्व है। इसमें मनु भंडारी है वो अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसमें आपका बंटी जो उपन्यास है उसकी विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं, तो वो है मुख्य स्त्री पात्र का स्त्रीत्व है, उसको उपेक्षित वो पात्र है वो मानती हैं। और ये आपका बंटी जो उपन्यास है ये मनु भंडारी ने मोहन राकेश के पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखा था, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है कि मनु भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास लिखा, उसकी आधार वस्तु या कथा वस्तु कहाँ से ली गई, तो मोहन राकेश की कहानी की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आपका बंटी उपन्यास है वो लिखा था कि दोनों पति पत्नी किस प्रकार से परेशान होते हैं, उनके बीच में एक बच्चा कैसे फंस जाता है। छोटा सा इसका आपका बंटी, वैसे तो मैंने उपन्यास डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में से पढ़िएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मनु भंडारी अपनी आत्मकथा, एक कहानी यह है भी आत्मकथा नाम से लिखी थी उन्हें, वह उपन्यास आपका बंटी की समीक्षा करती है। उसके अनुसार बंटी की कथावस्तु जो है वो खंडित बचपन और बच्चों के पालन पोषण पर आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष इत्यादि पर आधारित है। इस समीक्षा में स्त्री पात्र के स्त्रीत्व पक्ष को उपेक्षित मानती है, यानी स्त्री पात्र होता है उसके स्त्रीत्व को उपेक्षित मानती है कि एक स्त्री के मन में भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो बिल्कुल कम नजरे आता है। आशा करता हूँ कि सारा पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी नेट परीक्षा दे रहे हैं उन तक जरूर पहुँचा दें, जिससे कि उनको पता चले कि आने वाला पेपर है 2020 का वो किस प्रकार से होगा। इस पेपर को हल करने के बाद में अपन को किस प्रकार से पेपर हल करना है और कितना आराम से पेपर को, प्रश्न पत्र को पढ़ना है और फिर जवाब देना है। बिल्कुल एक ही बार पढ़ते हुए जवाब अपन को नहीं देना, हर विद्यार्थी तक पहुंचा दें दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।